अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपना सेकंड पेयर करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। जैसे कि आपने मेरी पेयरिंग स्कीम देखी होगी, उसमें हमने आपको बताया था कि 1 और 4 का कॉम्बिनेशन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 7 का कॉम्बिनेशन है लॉन्ग के लिए। बेटा, इसमें यूनिट नंबर 3 आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मेरे साथ साथ निशान लगा लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जिसमें से इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी भी कर लेंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पर बेटा देखें, बायोडाइवर्सिटी की इस्तिलाह कह लें या बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़, ये आपने याद कर लेनी है। 2 अल्फाज से मखूज़ है, बायो और डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो से क्या मुराद है, बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है, ये आपके पास हो जाएगी बेटा। और बायोडाइवर्सिटी का ये आपके पास डेफिनेशन यहाँ तक हो जाएगी बेटा। इसके अलावा है फ्लोरा और फाना के दरमियान फ़र्क। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया बेटा शॉर्ट। तीसरा क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार किन चीज़ों पर है। ठीक है बेटा, ये आपने यहाँ से याद करना है। बायोडाइवर्सिटी की इन्हिसार जो वहाँ की आबोहवा, ऊंचाई, मिट्टी और दूसरी स्पीशी की मौजूदगी वगैरह पर है। एक क्वेश्चन शॉर्ट बन जाता है बेटा कि ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम कैसी है, या क्या हर जगह यकसां है। तो ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम बेटा हर जगह यकसां नहीं है। फिर उसमें गर्म इलाकों की, ठीक है, यानी ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, मुतदिल यानी टेम्परेट इलाकों में भी बहुत स्पीशीज़ हैं, जबकि ठंडे इलाकों यानी पोलर इलाकों में चंद स्पीशीज़ पाई जाती हैं। बाकी बेटा ये आपके MCQs में आ जाता है। ठीक है, आज जो बायोडाइवर्सिटी आज ज़मीन पर पाई जाती है 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है ये आपका बेटा। और एक आपके MCQs ये बन जाता है 600 मिलियन। ठीक है, 600 मिलियन साल पहले तक तमाम ज़िंदगी बैक्टीरिया और इस जैसे दूसरे यूनिसेलुलर जानदारों पर मुश्तमिल थी। ये 2 बेटा आपके MCQs हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन, आपके पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नंबर 1 नंबर 2 कर लेना है। नंबर 1 आ गया आपके पास, बायोडाइवर्सिटी इंसान को खुराक मुहैया करती है। नंबर 2, दवाइयों की एक बड़ी मकदार भी बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर जानदारों से हासिल की जाती है। और नंबर 3, सनती मादों की एक बड़ी मकदार मसलन फाइबर, रंग, रेजन्स, गम्स, चस्पा होने वाले मादे, रबड़ और तेल वगैरह भी बराह रास्त पौधों से हासिल किए जाते हैं। 3 पॉइंट बेटा इस पेज पे है। नेक्स्ट आप देखें पॉइंट नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी का एक और किरदार इकोसिस्टम को बनाना और कायम रखना है। नंबर 5, ये हमारी फ़िज़ा की केमिस्ट्री को बाकायदा बनाने और पानी की दस्तयाबी में किरदार अदा करती है। और नंबर 6, ये ग़ज़ाई मादों के चक्कर और ज़ख़ीरा ज़मीन मुहैया करने में बराह रास्त शामिल है। इसको मैंने आपको 6 पॉइंट में एक लॉन्ग क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी की अहमियत करवा दी बेटा। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लासिफिकेशन के मकासद। लेकिन उससे पहले आप टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के दरमियान फ़र्क ये बेटा तैयार करेंगे। उसके बाद आप तैयार करेंगे क्लासिफिकेशन के मकासद। 2 मकासद हैं बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 मकासद आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन की बुनियाद किस चीज़ पर है। तो क्लासिफिकेशन की बुनियाद बेटा जानदारों के मबैन ताल्लुक़ पर है, और ये ताल्लुक़ ख़ुसूसियात में मुशाबे से मालूम किया जाता है। ठीक है, यह मुशाबतें वाज़ेह करती हैं कि तमाम जानदार अपनी अर्तक़ाई तहरीक के किसी न किसी हिस्से में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम कुछ जानदार दूसरे जानदारों की निस्बत आपस में ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर चिड़िया का कबूतर से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है बनिस्बत हशरात से। इसका मतलब यह है कि चिड़िया और कबूतर की अर्तक़ाई तारीख़ मुश्तरक है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आ जाएँ इधर, ये बेटा आ गया टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातिब। बेटा वो ग्रुप्स जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है ना, उन्हें हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इसका वाहिद क्या है, टैक्सॉन। और इनकी तरतीब को, इन टैक्सॉन की तरतीब को हम टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातिब कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया। उसके बाद है
तमाम जानदारों को 5 किंगडम में, कितने किंगडम में तकसीम किया गया? तमाम जानदारों को 5 किंगडम में तकसीम कर दिया गया। और किंगडम जो है इस तरह किंगडम टैक्सोनॉमी का अंडरलाइन करें। किंगडम टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा टैक्सोन है। ये बेटा MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। और किंगडम को किस तरह तकसीम करते हैं? मज़ीद तकसीम टैक्सा में करते हैं। और ये बेटा आपने स्पीशीज़ तक जो है वो सारा का सारा लिखना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फाइलम को हम P से, क्लास को हम C से, ठीक है, ऑर्डर को हम A से, फैमिली को हम F से, जीनस को हम G से और बेटा स्पीशीज़ को हम S से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम किंगडम के लिए K लिख लेते हैं। तो मैं इसको एक फार्मूले के तौर पर याद करवा देती हूँ। KPC AFG S, KPC AFG S। अगर आप ये 7 लेटर्स जो हैं वो याद कर लें तो आपको एक तो इनकी तरतीब याद रहेगी। अगर आपसे किंगडम पूछा जाए तो किंगडम को जो एक किंगडम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्सोन में तकसीम किए जाते हैं। सबसे पहले फाइलम की तारीफ़ आ जाती है। फाइलम की तारीफ़ आप इससे करेंगे कि करीबी क्लासेस के ग्रुप को जमा में लेना है बेटा, प्लूरल में। करीबी क्लासेस के ग्रुप को फाइलम कहते हैं, करीबी ऑर्डर्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं, करीबी फैमिलीज़ के ग्रुप को, ठीक है, ऑर्डर कहते हैं, करीबी जेनरा के ग्रुप को फैमिली कहते हैं। और स्पीशी की तारीफ़ अलहदा होगी कि स्पीशी कहते हैं कि एक स्पीशी में बिल्कुल एक जैसी खसूसियात रखने वाले जानदार रखे जाते हैं। और पिछली भी आप कर सकते हैं कि स्पीशी जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो आपस में नस्ल कशी कर सकता है और जिनसी तौलीद की अहलियत के जानदार पैदा कर सकता है। और बेटा ये इसके साथ ही बेटा इसकी स्टेयर यानी सीढ़ी की डायग्राम आपने बनानी है कि किंगडम के बाद फाइलम, या आपने अगर ये मेरा दिया हुआ फार्मूला अगर तैयार कर लिया तो आप बड़े आसानी से जो है ये इसको बना सकेंगे, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशी। इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अमूमन आता है वो क्या है? वो बेटा देखें, इंसान की क्लासिफिकेशन आ जाती है और मटर की क्लासिफिकेशन आती है। तो ये आपने दोनों क्लासिफिकेशन तैयार कर लेनी है। उसके बाद बेटा स्पीशी की तारीफ़ आ जाती है। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई क्या है? स्पीशीज़ है। स्पीशी की तारीफ़ आपने यहाँ से करनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर नए जानदार पैदा कर सकें। एक स्पीशीज़ के जानदार जिनसी तौलीद के लिहाज से दूसरी स्पीशी के जानदार से अलग होते हैं। यहाँ से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है खच्चर या म्यूल क्या होता है, या आप ये पूछा जा सकता है कि गैर फितरी हालात में, ठीक है, यानी आपस में जिनसी तौलीद का अमल या क्रॉस ब्रीडिंग समझ लें। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? तो स्पीशीज़ की तारीख में हमें फितरी तौर पर ज़रूर जोर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि गैर फितरी तौर पर, क्या चीज़? गैर फितरी तौर पर अगर दो जानदार करीबी स्पीशीज़ के जानदार आपस में जिनसी तौलीद का अमल करें तो बेटा हम उसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और इस तरह के गैर फितरी क्रॉस में अमूमन जिनसी तौलीद की अहलियत से महरूम बच्चे पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर नर गधे और मादा घोड़ी, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार रखना है। नर गधे और मादा घोड़ी के दरमियान गैर फितरी क्रॉस से जिनसी तौलीद की अहलियत से महरूम एक बच्चा पैदा होता है जिसे बेटा खच्चर या म्यूल कहते हैं। ये आपने एक क्वेश्चन लाजमी याद रखना है बेटा। इसके अलावा आप नेक्स्ट पे आ जाएं तो इधर से छोटे छोटे आपके MCQs आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक 2 किंगडम सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एनिमिलिया और प्लांटी। लेकिन याद रखें कि इसमें ये भी आ सकता है कि 2 किंगडम सिस्टम है और कौन से जानदार हैं, तो बेटा ये बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई, ठीक है। इनको 2 किंगडम सिस्टम में प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में रखा गया था। अच्छा, ये उसके जो है नकाइस समझ लें, ठीक है, नकाइस 2 किंगडम सिस्टम की। तो 2 किंगडम सिस्टम के बेटा नकाइस थे कि कुछ साइंसदानों ने इसे मानने से, टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कई यूनिसेलुलर जानदार मसलन के यूग्लिना जो है वो, जिनको हम जो है ना किंगडम प्लांटी में रख सकते हैं और ना ही किंगडम एनिमिलिया में रख सकते हैं। वो कहते हैं क्योंकि इसमें पौधे, यूग्लिना एक ऐसा जानदार है जिसमें पौधे और जानवर दोनों की खसूसियात है।
अब आपसे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा, और वो पूछ सकते हैं कि यूग्लिना जो है वो अपनी खसूसियात के लिहाज से पौधे और जानवर दोनों से क्यों ताल्लुक़ रखता है। तो बेटा पौधों की खासियत याद रखना इसके अंदर क्या है कि इसमें नंबर 1 क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, ठीक है। और जानवरों की खासियत क्यों रखता है, पहली बात यह है कि अंधेरे में हेट्रोट्रॉफ बन जाता है, और सेल वाल की आदम मौजूदगी 2 है इसकी, ठीक है बेटा। तो टैक्सोनोमिस्ट के ख्याल में ऐसे जानदार के लिए ना अलग किंगडम होना चाहिए था। और इसके अलावा एक तो ये हो गया पॉइंट, इसकी खबा यानी कि इसका नुक्स क्या था इस किंगडम का, कि इसके अंदर यूग्लिना जैसे जानदारों की जगह नहीं थी। और दूसरा नुक्स इसका ये था बेटा कि इस सिस्टम में प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल रखने वाले जानवरों के दरमियान फ़र्क को भी नज़रअंदाज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लॉन्ग आ जाता है 3 किंगडम सिस्टम, ठीक है बेटा। 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने और 1866 में 1866 में, ठीक है बेटा, ये उसने पहले ऐतराज़ को क्यों बनाया था 3 किंगडम सिस्टम, ऐतराज़ को सुलझाने के लिए, ऐतराज़ को सुलझाने के लिए। किस किस ऐतराज़ को, पहले यानी 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था उसके ऐतराज़ को सुलझाने के लिए। अब उसका ऐतराज़ क्या था कि यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में कोई जगह मौजूद नहीं थी। अच्छा बेटे इसमें उसने ये कहा कि यूग्लिना के लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए, और उसने इसके लिए एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, ये मुतारिफ करवाया था। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। इसको बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया को उन्होंने किंगडम एनिमिलिया में रखा था, लेकिन जैसे यूग्लिना का के लिए एक तीसरा किंगडम बनाया गया तो उन्होंने बैक्टीरिया को भी उसी किंगडम में रखा, लेकिन फंजाई को ना अभी तक किंगडम प्लांटी में ही रहने दिया। अब इसके नकाइस क्या हैं, किसके बेटा, 3 किंगडम सिस्टम के। नंबर 1 तो यह है कि इस सिस्टम ने प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में फ़र्क को वाज़िया नहीं किया। इसी तरह कुछ बायोलॉजिस्ट फंजाई की किंगडम प्लांटी में क्लासिफिकेशन से मुत्तफिक नहीं थे, और फंजाई के लिहाज से क्यों नहीं मुत्तफिक थे कि फंजाई ना कई लिहाज से पौधों से मुशाबे है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेट्रोट्रॉफ है, दूसरों पर इन्हिसार करती है खुराक के लिए। फंजाई ख़ास तरह के हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक को जज़ब करके, ये आपके पास ना आमतौर पर एक MCQs भी आ जाता है कि कौन सा जो जानदार है वो जिस्म में जज़ब करके खुराक को ले जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये फंजाई है। इसके अलावा इनके अंदर सेल वाल में सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटिन पाए जाते हैं। ये आपने छोटी छोटी बातें इसकी फंजाई के बारे में अच्छे तरीके से बेटा तैयार कर लेनी है। इसके बाद बेटा इम्पोर्टेंट है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेटा आपने पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। और मार्गुलेस और श्वार्ट्ज ने, ठीक है ना, पहले आप ये लिखेंगे, ये वटेकर ने ना, रॉबर्ट वटेकर ने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया था। ये आपको MCQs के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट के भी तौर पे भी आ सकता है। और इस सिस्टम की बुनियाद कैसी थी, किसकी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या थी बेटा। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, यानी प्रोक्रियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक हैं या मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक हैं। और नंबर 2 खुराक हासिल करने के तरीक़ाकार पर, यानी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स हैं, जिस्म में खुराक को जज़ब करके ले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये फंजाई करता है इस तरह के काम। और तीसरी बात कि खुराक को खाकर जिस्म में ले जाना, जैसे कि हम और जानवर हो गए, खुराक को खाकर जिस्म में ले जाना और फोटोसिंथेसिस करना, जज़ब करके जिस्म में ले जाना, खाकर जिस्म में ले जाना, ठीक है। और बेटा इन बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन ना उसने 5 किंगडम्स में की थी। कौन कौन से किंगडम थे, नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, और नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, और नंबर 5 एनिमिलिया, ठीक है बेटा। और मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने ना बेटा वटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में एक तरमीम की थी। तरमीम का मतलब क्या है बेटा, तब्दीली, ठीक है, क्या की थी, तरमीम की थी। तरमीम का मतलब क्या है बेटा, तब्दीली। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल करने के तरीक़ों के अलावा उसने जेनेटिक्स को, तीसरी चीज़ क्या ली थी, जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। उसने सिर्फ 2 चीज़ें बुनियाद बनाई थी कि एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी खुराक हासिल करने के तरीके। इसने जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज हैं उन्होंने कहा कि इसमें एक तरमीम की जाए कि इसमें जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया जाए, ठीक है बेटा। आगे 5 किंगडम सिस्टम पर नोट,
याद रखिएगा, अगर आए ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो आपने ये लिखना है। लेकिन अगर आए 5 किंगडम्स पर नोट लिखें तो फिर आप ये पांचों के पांचों किंगडम लिखेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा जी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ठीक है बेटा, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाए बेटा, वायरसेस का मकाम है, या अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मकाम क्या है कि ना तो बेटा इनको जानदार समझा जाता है ना बेजान समझा जाता है, इसलिए इनको जो है ना बेटा एक यानी पांचों किंगडम सिस्टम में से किसी भी सिस्टम में नहीं रखा जाता। ये इसका मकाम है, इसको कोई मकाम हासिल नहीं उनकी किंगडम में। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना कि ये वायरसेस जो है वो डीएनए और आरएनए इनमें मौजूद होता है। ठीक है, और आमतौर पे ना प्रोटीन के बने हुए गिलाफ में लिपटा हुआ होता है। वो सिर्फ जिंदा सेल्स में जाकर ही तौलीद करते हैं, और जब तक बेटा जिस्म से बाहर होते हैं ना, बेजान जगह पर पड़े होते हैं, जब तक इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती। जब वो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, चूँकि इन्हें जानदार ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछा जाए तो और कौन है, तो प्रायोन्स और वायराइड्स, और ये दोनों भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। मैंने पहले पिछले भी उसमें बताया आपको कि ए सेलुलर पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी बेटा तारीफ आ सकती है। ठीक है, बाई मीन दो, नोमियल मीन नाम, नोमियल बाई नोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि दो नाम रखने का, साइंसी नाम रखने का तरीकाकार, दो साइंसी नाम रखने का तरीकाकार। उसमें पहला नाम जो है वो जीनस का होता है बेटा, और दूसरा नाम स्पीशी का होता है। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसको एक स्वीडन के बायोलॉजिस्ट है कार्लस लिनस, उन्होंने इसको मुतारिफ करवाया था और पहली मरतबा इसको इख्तियार भी किया था। ये सिस्टम जल्द फैला और मशहूर हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कार्लस लिनस क्यों मशहूर हो गया। कार्लस लिनस क्यों मशहूर हो गया? तो बेटा उसने चूँकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का तरीकाकार मुतारिफ करवाया था, इसलिए वो मशहूर हुआ। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंसी नाम लिखते वक्त जिन असूलों पर अमल किया जाता है। तो बेटा ये साइंसी नाम लिखते वक्त ये 3 असूल हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अमूमन लॉन्ग में ही आता है। ठीक है, ये आपने अहमियत क्या है बेटा इसकी, ज़ाहिर है बेटा मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ज़बान में एक ही चीज़ के मुख्तलिफ किस्म के नाम होते हैं, लेकिन अगर उसका साइंसी नाम रख दिया जाए ना, तो फिर किसी भी ज़बान वाले से बात की जाए, किसी भी इलाके में जाके बात की जाए, तो साइंसी नाम से हर कोई पहचान जाता है कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये चीज़ है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने एग्जाम्पल दे दी हैं आपको। ठीक है, ये आपने सारा का सारा यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर बेटा आम नाम और उनके साइंसी नाम, प्याज का नाम, आम सी स्टार यानी स्टार फिश का नाम और आम कवे का नाम, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इसी के साथ बेटा पीछे जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे ना, एक इंसान की क्लासिफिकेशन है और एक मटर की क्लासिफिकेशन, बेटे इनके भी आपने ना साइंटिफिक नेम, ठीक है, मटर का नाम है पाइसम सेटिमम और इंसान का नाम है होमो सेपियंस। ये 2 ये हो गए बेटा, 3 ये हो गए बेटा, अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेंगे आप। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी का इंसान पर असर। यहाँ पर आ जाओ आप, इसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बेटा और इसके अलावा नापैद स्पीशीज़, ये दोनों आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। पाकिस्तान में पौधे और जानवरों की बहुत सी स्पीशीज़ नापैद हो चुकी है। जानवरों की इंडेंजर्ड और नापैद स्पीशीज़ की मिसाल है किस में बेटा? पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपने इनके नाम याद कर लेने अच्छे तरीके से। ये बेटा आपके MCQs में आ जाएगा। ठीक है, कि हर मिनट में 180 अफराद का इजाफा हो रहा है, हर मिनट में 180 अफराद का, और आबादी में 2,60,000 लोगों का इजाफा होता है हर रोज़। ये आपके पास 2 MCQs आ गए। नेक्स्ट बेटा देखें आप, थोड़ी सी बेटा वीडियो लंबी तो हो रही है, लेकिन मैं
चाह रही हूँ कि मैं आपको इस तरीके से बताऊँ कि आपने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो आपको समझ आ जाए और आप तैयारी बेस्ट कर लें। ठीक है बेटा। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को लाहक सबसे बड़ा ख़तरा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये MCQs भी बन सकता है। मसाकिन की तबाही है। ठीक है, सबसे बड़ा ख़तरा मसाकिन की तबाही है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी की बका को शदीद ख़तरात कौन से लाहक हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास और बेटा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन वजूहात के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, कि बायोडाइवर्सिटी की बका को शदीद ख़तरात की वजूहात क्या है, तब भी आपने ये करना है। अच्छा, इसमें से ना आपने ये परसेंटेज जो है ना कि कौन कौन सी वजूहात हैं और वो वजूहात कितने % असरअंदाज करती हैं, ये आपने बेटा MCQs के तौर पर तैयार कर लेना है। ये आम तौर पे MCQs में आ जाता है, फिर बच्चे को कंफर्म नहीं होता और बच्चा समझता है शायद मेरी बुक में नहीं था। ये होता है बेटा, लेकिन आप पढ़ते नहीं। ठीक है, इसको भी बेटा एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे एज MCQs। ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, जंगलात के ख़ात्मे की वजूहात और इनके असरात, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने तैयार कर लेना है। इसको आप पढ़ें। जंगलात के कुछ फ़वाइद भी आएंगे इसमें और जंगलात के कुछ नुकसानात भी आएंगे। ठीक है बेटा। जंगलात बायोडाइवर्सिटी को रहने का माहौल देते हैं, जंगलात से हासिल करता है इंसान। अच्छा, ये हो गए बेटा फ़वाइद। ठीक है, ये जंगलात के फ़वाइद आ गए बेटा। और ये पीछे आप देखें तो ये जंगलात के ख़ात्मे के नुकसानात, जंगलात के ख़ात्मे के नुकसानात। ठीक है बेटा, ये आपके पास 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपके पास वजूहात और असरात लिखें तो आप जो है ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। ज़्यादा शिकार बेटा ये शॉर्ट के तौर पे आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, ये लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ें और उसके इक़दामात हैं और उसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में इसके लिए आ सकता है 2 तंजीमों के नाम बताएं। ठीक है, क्या आ जाता है, 2 तंजीमों के नाम बताएं जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की वजारत में काम कर रही है। तो ये बेटा 2 हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन और ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये 2। और ये तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। ठीक है बेटा। IUCN का आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ का मुखफ़फ़ है शॉर्ट में। इसके साथ ही बेटा ये चीज़ें अमली जो हिकमत अमली है गवर्नमेंट की, ये सारी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात में तैयार कर लेंगे बेटा। ठीक है। पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर अमूमन नोट आ जाता है। ये 3 है। ठीक है, एक आपके पास है इंडस डॉल्फिन, दूसरा बेटा मार्को पोलो और तीसरा बेटा हुबारा बस्टर्ड। ठीक है बेटा, ये आपने पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पर नोट लिखना बेटा। इसके अलावा बेटा शॉर्ट में आप देखें, ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर और ये पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर। इसके साथ ही बेटा आपने ये सब के सब MCQs वगैरह तैयार कर लेने हैं और इंशाल्लाह आगे जो है इसके साथ जो चैप्टर मैं बताने लगी हूँ आपको, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 7 जो है वो बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स में बेटा बायो एनर्जेटिक्स की तारीफ़ आ जाएगी, बायो एनर्जेटिक की तारीफ़ आएगी बेटा। बायो एनर्जेटिक की तारीफ़ के साथ ही बेटा ये आपके पास अगले पेज भी देखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन की तारीफ़, रिडक्शन की तारीफ़ और रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ़। ठीक है, ये तीनों आपने इसके अंदर तारीफ़ें करनी है बाकायदगी से। नेक्स्ट देखिए आप बेटा ATP
सेल की एनर्जी करेंसी है, इसकी वजाहत करें। यह आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास इसके 3 सब यूनिट्स आ जाते हैं एटीपी के, और सब यूनिट्स लिखने के साथ साथ ये सब यूनिट्स हैं आपके एडेनिन और राइबोज और सीधी चेन में लगे 3 फास्फेट ग्रुप, और फिर बेटा इसके साथ डायग्राम बनानी है। ये आपका हो गया। इसके साथ ही आपने ये बता देना है कि टिल डिमांड क्या है। ठीक है, टिल डिमांड को इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है बेटा। ये आपने टिल डिमांड की तारीफ कर लेनी है, और ये एक हाई एनर्जी बांड है, आपने याद रखना है। और एक बांड जब टूटेगा ना बेटा, तो एटीपी के एक इनऑर्गेनिक फास्फेट पीआई अलग हो जाएगा, और फास्फेट के एक बांड टूटने से एटीपी के 1 मोल से तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज यानी 7300 कैलोरीज एनर्जी खारिज होती है। इस मसबात से आपने ज़ाहिर करना है कि एटीपी और प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस जब उसकी होगी तो एक पी जो है वो निकल जाएगा इनऑर्गेनिक शक्ल में, PI, आई से मुराद इनऑर्गेनिक है, ADP यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट रह जाएगा, और एनर्जी जितनी खारिज होगी वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल होगी। ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेसिस की मसवात तक। ठीक है, मसवात अमूमन आती है फोटोसिंथेसिस की तारीफ और इसकी मसवात। इसके बाद बेटा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में ले जाना, ये शॉर्ट के तौर पर आ सकता है आपके पास। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। मैकेनिज्म में आपके पास 2 हैं बेटा, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है बेटा डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों की डेफिनेशन करनी है बेटा आपने। फिर लाइट रिएक्शन की समरी लिखनी है आपने लॉन्ग में। ठीक है बेटा, और उसकी जी स्कीम बनानी है, और जी स्कीम के जो है ना ये डेफिनेशन। ठीक है बेटा, ये जी स्कीम की, ये लिखी हुई जी स्कीम की डेफिनेशन ये शॉर्ट में आ जाती है अमूमन। ठीक है, ये आपने करना है, ये आपने डायग्राम समेत करना है काम। और इसी के साथ आपने डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल, इसके ऊपर बेटा नोट आ सकता है। और अगर नोट इसके ऊपर स्पेशल नहीं आया तो आपके पास फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म पर नोट आ सकता है। उसमें आपने दोनों लिखने हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों करने हैं बेटा। डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस लिमिटिंग फैक्टर शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, उसके असरात जो हैं कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करते हैं ये आपने बताना है। रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का असर आ गया एक, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन का असर आ गया। ठीक है बेटा, ये 2 आपका लिमिटिंग फैक्टर्स में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। और वैसे ये लिमिटिंग फैक्टर शॉर्ट में आती है ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बेटा। अच्छा, रिस्पिरेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना बेटा। रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का उलट है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है और रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है बेटा, उसमें छोटे मॉलिक्यूल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है वो ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि इसमें ग्लूकोज टूटेगा और छोटे मॉलिक्यूल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है बेटा, और एनर्जी खारिज करेंगे। तो यहाँ पर आपने सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन कर लेनी है कि सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने वाले अमल को सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, आपने ये बात जहन में रखनी है कि रेस्पिरेशन के अमल में ना तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं। और क्यों, कैसे टूटते हैं? ऑक्सीजन इस्तेमाल करके। कैसे टूटते हैं? ऑक्सीजन इस्तेमाल करके। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तोड़ा जाता है। कौन से अमल से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अमल से। तो इस लिहाज से ना बेटा इसकी इकसाम किसकी बेटा? रेस्पिरेशन की। इसकी 2 इकसाम है बेटा, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बेटा याद रखना, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये दोनों की दोनों चीज़ें ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने और ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बगैर। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल है ना, अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल करेगा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आ जाता है, अलहदा से भी आ जाता है। ठीक है, और ये आपने एग्जाम्पल तक, आपने इक्वेशन तक इसको करना है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 4 मार्क्स का होता है। ये अलहदा आ सकता है, ये अलहदा आ सकता है। ठीक है, और दोनों भी आ सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम कर लें। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की मज़ीद इकसाम बेटा 2 हैं। ठीक है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आपने ये दोनों अच्छे तरीके से बेटा मसवाद के साथ तैयार कर लेने हैं। इसके साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत आप पढ़ लेंगे पूरे का पूरा। और फिर इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा एनएरोब्स किसे कहते हैं। तो बेटा एनएरोब्स रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि आप यहाँ से कहेंगे कि एनएरोबिक हालात में, एनएरोबिक हालात कौन से होते हैं बेटा, जब ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती। तो एनएरोबिक हालात में शुरू के जानदार अपने कामों के लिए एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से हासिल करते थे। हत्ता कि आज भी जब आज़ाद ऑक्सीजन दस्तयाब है, चंद जानदार जिनमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, ये जो है ना बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया और फंजाई को हम एनएरोब्स कहते हैं। एनएरोब्स की डेफिनेशन बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक आता है एस्परजिलस क्या है, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है एस्परजिलस। तो आप क्या है कहेंगे कि एक फंगस है, एस्परजिलस क्या है बेटा, एक फंगस है, और एक फंगस एस्परजिलस की फर्मेंटेशन से सोया पौधे की चटनी यानी सोया सॉस बनाई जाती है। आगे देखें बेटा, रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म में 3 चीज़ें हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ये तीनों आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके अलावा बेटा ये आ जाते हैं इनके एब्रीविएशंस, ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन, ठीक है, ये हो गया। और कोएंजाइम जैसे कि एनएडी, ये 2 हाइड्रोजन और यूटीज हो गए, बस ये ठीक है। आपने इसको एब्रीविएशन के तौर पर तैयार करना है पहले बेटा। इसके बाद आपका सबसे आखिरी टॉपिक जो है वो एनर्जी रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट, रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट, ये बेटा शॉर्ट में अमूमन आ जाता है। और एनर्जी बजट की आपने बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ के करनी है, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 3 एंड 7 का कम्बिनेशन, जिससे आपके ना सिर्फ शॉर्ट हल होंगे बल्कि आपका एक लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आप ज़रूर इसको फोकस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।